नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी में अपनी नई टीम तैयार कर ली है। इस टीम में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जगह नहीं दी गई है। पिछले दिसंबर महीने की 29 तारीख को ही ललन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ा था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पार्टी अध्यक्ष बने थे। नीतीश ने पार्टी के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा पूर्व सांसद केसी त्यागी को प्रवक्ता के अलावा पार्टी का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। जेडीयू ऑफिस बेयरर की सूची में नीतीश कुमार समेत कुल 22 लोगों की जगह दी गई है, जिसमें से 11 महासचिव भी शामिल हैं। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू में बदलाव किया है। अध्यक्ष पद से हटने के बाद ललन सिंह को यहाँ भी जगह नहीं मिली है तो सवाल उठता है। हालांकि बीजेपी ये दावा पहले से ही कर रही थी कि लालू प्रसाद यादव से करीबी की वजह से ललन सिंह को पद से हटाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। अब नीतीश कुमार को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर से नया खेल खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पलटना तो फितरत में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव से विचलित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहाँ गठबंधन में तो बीजेपी बड़ी पार्टी है और वो अगर उनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। वहीं जेडीयू के ही नेता और नीतीश के करीबी अशोक चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। अमित शाह ने कहा है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन उनके पास प्रस्ताव लेकर कौन जा रहा है? हम लोगों ने तो कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। अशोक चौधरी के इस बयान ने सियासत को और गर्मा दिया। वो तो इस सवाल के जवाब में सीधे मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि शाह ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। बता दें, अमित शाह ने नीतीश के बारे में कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रस्ताव है तो इस पर विचार किया जाएगा, मतलब दरवाजे नीतीश के लिए बंद नहीं है। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल की अटकलें लगाई जाने लगी हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से और हवा दे दी। उनसे पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री शाह ने कहा, प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। उनके इस बयान के बाद बिहार के सियासी हलके में जेडीयू और राजद के रिश्तों में कड़वाहट की चर्चाएं होने लगी। इस बीच बिहार भाजपा नेता संजय सरावगी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तभी उनका स्वागत होगा। सरावगी ने कहा कि नीतीश कुमार फिलहाल इंडीए गठबंधन में कांग्रेस, लालू और तेजस्वी के साथ हैं। इंडीए गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण करते हैं तब उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर चल रहे घमासान के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद फिर कहा जाने लगा है कि इंडिया में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उधर नीतीश, इधर ममता बनर्जी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि असम के उत्तरी लखीमपुर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है। कई बैनर और पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। यात्रा आज इस ही रास्ते से होकर निकलने वाली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए इस मामले से जुड़ी जानकारी साझा की है। जयराम रमेश ने लिखा है, असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर, बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को असम से अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुई। पापुम पारे जिले में घुमटो चेक गेट पर कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नवाब तुकी ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी रविवार सुबह होलोंगी से होकर ईटानगर से रवाना होंगे। कांग्रेस सांसद गांधी के नेतृत्व वाली 6713 किलोमीटर की ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से प्रारंभ हुई थी और इसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा, लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। इस तरह से हारती भाजपा पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है।
हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो और इसीलिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा इसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर जिले के गोविंदपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि शर्मा कार्यक्रम को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नए साल की शुरुआत के साथ ही बार बार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। इस महीने में अब तक वो 3 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। अपने दौरों में वो दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में जा रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके ये दौरे भाजपा के मिशन साउथ का हिस्सा हैं। शुक्रवार से पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। शुक्रवार को चेन्नई में उन्होंने रोड शो किया था। शनिवार को तमिलनाडु के 2 मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना की है। वो पहले तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में भी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गए। इसके अलावा बाकी कार्यक्रम किए। कहने को तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पीएम मोदी का दौरा उनकी निजी आस्था से जुड़ा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम का हाल के दिनों में बार बार हो रहा दक्षिण भारत का दौरा आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा उत्तर भारत में तो काफी लोकप्रिय हो चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत में वो अब भी काफी कमजोर है। दक्षिण के राज्यों में उसकी सरकार लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनावों में भी उसे दक्षिण से काफी कम सीटें मिलती हैं, इसीलिए वो दौरे कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों की एक टीम रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची है। 4 गाड़ियों में सवार इन अधिकारियों को पुलिस एस्कॉर्ट में यहां तक लाया गया। ईडी जमीन खरीद बिक्री के एक पुराने मामले में कथित गड़बड़ी की जांच के क्रम में उनसे पूछताछ करना चाहता है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 समन और 2 चिट्ठियां भेजी गई थी। ईडी ने दोनों चिट्ठियों को भी समन के तौर पर लेने को कहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ईडी को भेजे जवाबी पत्र में उनके अधिकारियों को 20 जनवरी की दोपहर 12 बजे अपने घर बुलाया था। ईडी अधिकारी तय समय के 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनकी पूछताछ कुछ देर में शुरू होने की उम्मीद है। ईडी ने पूछताछ के बाबत अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है। दिल्ली के एलजी विवेक सक्सेना ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और शिक्षण संस्थानों आदि में आधे दिन की छुट्टी की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह प्रस्ताव एलजी कार्यालय को भेजा था। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर उन्हें अभी तक आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन वो 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई राज्यों ने सार्वजनिक छुट्टी दी है या हाफ डे घोषित किया है। ऐसा करने वाले कई राज्य हैं, जिनमें असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, पुडुचेरी शामिल हैं। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, ये तो सभी को पता था, लेकिन इतने बेतहाशा बढ़ेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। पिछले 4 सालों में अयोध्या में संपत्ति के दामों में 10 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या के कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर राजीव कुमार गुप्ता कहते हैं, अयोध्या में अब संपत्ति के रेट का कोई पैमाना नहीं रह गया है, क्योंकि ज्वार भाटा जब आता है तो नदी की कोई गति नहीं नाप सकता। इस वक्त प्रॉपर्टी में ज्वार भाटा चल रहा है, कोई भी संपत्ति किस रेट बिक जाए कोई आश्चर्य नहीं होता है। वो कहते हैं, लखनऊ गोरखपुर हाईवे से एक रास्ता नए घाट की तरफ जाता है, जहां से राम मंदिर पास में है। यहां पर 5000 वर्ग फीट की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 2019 में 4500 रुपये वर्ग फीट यानी 2 करोड़ 25 लाख आंकी जा रही थी। 2020 में यह बढ़कर 3 करोड़ और आज वो व्यक्ति उसे 5 करोड़ रुपए में बेचने को तैयार नहीं है। अयोध्या में रियल एस्टेट कंसल्टेंट अमित सिंह कहते हैं, राम मंदिर के आसपास के इलाके को प्राधिकरण ने धार्मिक क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ 4 साल पहले जो जगह 2000 रुपये वर्ग फीट थी, वो अब 15000 वर्ग फीट में भी नहीं मिल रही है। न सिर्फ राम मंदिर के आसपास बल्कि पूरे अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में भी संपत्ति के दाम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रामलला की नई मूर्ति की पहली फोटो सार्वजनिक होने के बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जहां नई मूर्ति है वहां प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जा रहा है। मूर्ति के शरीर को फिलहाल कपड़ों से ढक दिया गया है। जो मूर्ति है खुली आंखों से प्रकट होना सही नहीं है।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखें नहीं खुलेंगी। अगर ऐसी फोटो सामने आ रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने किया है। बता दें, राम मंदिर के अभिषेक से पहले श्री राम जन्मभूमि गर्भगृह से रामलला की तस्वीर लीक होने के बाद अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर रामलला की फोटो लीक करने के दोषियों पर कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ट्रस्ट को संदेह है कि रामलला की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है वो मंदिर स्थल पर निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों ने की है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम 50 दिन के पैरोल पर बाहर आ गया है। उसे ये 24 महीने में 7वीं बार पैरोल मिली है, जबकि बीते 4 साल में वो 9वीं बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। बाहर आते ही उसने चर्चा में बने हुए राम मंदिर पर बयान दिया। उसने वीडियो संदेश जारी कर अपने अनुयायियों से उत्तर प्रदेश आने से मना किया। साथ ही संदेश में उसने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को दिवाली की तरह मनाना चाहिए। बता दें, रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने पर भी सवाल उठ चुके हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर चुकी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी में शामिल करवाया और फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने परोक्ष रूप से अपनी पूर्व पार्टी की राजनीति और आरोपों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन उनका संविधान या लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वो केवल छल कपट के माध्यम से धोखा देने में लगे हुए हैं। सारे धोखेबाज इकट्ठे हो गए हैं और ऐसे धोखेबाजों को 2024 में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो नए ईवीएम खरीदने के लिए हर 15 साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सरकार को भेजे गए एक संदेश में आयोग ने कहा कि ईवीएम का शेल्फ जीवन 15 साल है और अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो मशीनों के एक सेट का उपयोग उनके जीवन काल में 3 चक्रों के चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक इस साल लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारत में कुल 11.80 लाख मतदान केंद्र बनाने की जरूरत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित वजूखाना की सफाई शनिवार को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिलाधिकारी की मौजूदगी में वाराणसी नगर निगम एवं मत्स्य विभाग के कर्मचारियों समेत 26 सदस्यीय टीम ने सफाई का काम पूरा किया। वाराणसी के जिलाधिकारी राजलिंगम ने बताया है 8-10 मछलियां मरी हुई पाई गईं, उनको हटा दिया गया और जिंदा मछलियां कमेटी के लोगों को सपुर्द कर दी गईं। सफाई करवा दी गई है। मौके पर दोनों पक्ष मौजूद रहे। वजूखाने को फिर से सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। शोएब मलिक की शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से हुई है। शोएब ने शनिवार को अपनी शादी की तस्वीरें डालकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने तलाक से जुड़ा एक कोट डाला था और 48 घंटे के भीतर ही ये शोएब की शादी की खबर सामने आ गई। सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें लिखा था कि शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है, लेकिन आपको अपना मुश्किल चुनना है। सानिया ने आगे लिखा था कि बात करना भी मुश्किल है, जिंदगी आसान नहीं होती है, यह हमेशा मुश्किल ही रहेगी, लेकिन हमें अपना मुश्किल खुद ही चुनना होगा। शोएब मलिक के द्वारा तीसरी शादी करने के मामले में एक पारिवारिक सूत्र ने पीटीआई को बताया है ये एक खुला था। बता दें, खुला इस्लामिक धर्म में तलाक की एक प्रक्रिया है जिसके तहत महिला पति से एक तरफा तलाक ले सकती है। तलाक और खुला में कुछ अंतर होता है। बता दें, ये शोएब की तीसरी शादी है। बता दें, 2022 के बाद से लगातार ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि शोएब और सानिया के विवादों के कारण वो अलग हो गए और पिछले कुछ सालों में उन्हें शायद ही कभी एक साथ देखा गया हो। मलिक ने कुछ दिन पहले भारतीय सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया था। रश्मिका मंदाना डीप फेक मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डीप फेक प्रोफाइल बनाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते महीने दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 संदिग्धों का पता लगाने का दावा किया था, लेकिन मुख्य अभियुक्त की तलाश जारी थी। बता दें, पिछले साल 6 नवंबर को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में लिखा था और इस मामले में जांच एजेंसियों से कार्रवाई करने को कहा था। ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना को ईरान द्वारा 16 जनवरी के मिसाइल हमले के बारे में पहले ही बता दिया गया था।
एक अहम ईरानी सूत्र के मुताबिक तेहरान ने इस्लामाबाद को ये नहीं बताया था कि वो इसे सार्वजनिक करेगा। सूत्र ने बताया कि वो स्ट्राइक तो कर सकते थे, लेकिन इसे प्रचारित नहीं कर सकते थे। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट्स को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के करीबी माने जाने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने 18 जनवरी को लिखा, पाकिस्तान में इस सप्ताह आतंकवादी ठिकानों पर किए हमले के लिए पाकिस्तानी सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। पाकिस्तान द्वारा आज किया गया हमला भी उस समझौते के अनुरूप है जो आकार ले चुका है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकल के दफ्तर ने बताया है कि पाकिस्तान और ईरान के राजनयिक संबंध एक बार फिर बहाल हो गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के राजदूत अपने पद पर वापस लौट आएंगे। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई और पाकिस्तान ने ईरान के साथ सभी मसलों पर काम करने की मंशा जाहिर की थी। हालांकि इस बारे में अभी तक ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोनों देशों को एक दूसरे के इलाकों में मौजूद कथित आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद दोनों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने आपसी विश्वास और सहयोग की भावना के आधार पर ईरान के साथ सभी मसलों पर काम करने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की है। वो हालात को नरम बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के राजदूतों की एक दूसरे की राजधानियों में वापस बुलाने पर चर्चा की गई है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान की न्यूनतम सफलता और सॉफ्ट लैंडिंग की पुष्टि कर दी है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने इस मिशन को बड़ा मील का पत्थर और अंतरिक्ष के भावी खोजी अभियान के लिए बड़ा कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में सक्षम बनने के लिए विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए होगा, जो पहले से ही चल रहा है। उनका कहना है कि सटीक लैंडिंग सफल रही, लेकिन एजेंसी को इसका विश्लेषण करने के लिए लगभग 1 महीने का समय चाहिए। हिरोशी यामाकामा ने यह भी कहा कि जापान चंद्रमा पर और ऐसे यान भेजेगा। हमारी योजना मंगल ग्रह पर भी जाने की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि गजा युद्ध के मुख्य शिकार महिलाएं और बच्चे हुए हैं, जिसमें लगभग 16,000 लोग मारे गए हैं और इजराइल पर हमास के अचानक हमले के बाद से हर घंटे 2 माताओं की जान चली गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 100 से अधिक दिनों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप कम से कम 3,000 महिलाएं विधवा हो गईं और कम से कम 10,000 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष ज़का अशरफ ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ज़का अशरफ ने शुक्रवार को लाहौर में पीसीबी की प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के प्रमुख चैनल जियो न्यूज़ ने बताया कि अशरफ ने कहा, मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब हमारे लिए इस तरह से काम करना संभव नहीं है। अब ये पीएम पर निर्भर करता है कि वो किसे नॉमिनेट करते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।